Hello students, welcome to Expansion Path Academy Day 13 of your Economics Domain classes. So students देखो, लास्ट में हमने यूनिट 2 अपना कंप्लीट किया जहां पे हमने कंज्यूमर्स बिहेवियर, डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया था और क्वेश्चंस किए थे। हालांकि यूनिट 3 जो है वो आपकी प्रोड्यूसर्स बिहेवियर, मींस प्रोडक्शन फंक्शन, कॉस्ट, रेवेन्यू एंड देन सप्लाई पे स्विच होती है। बट पहले मैं आपको सप्लाई और उसकी इंपॉर्टेंट थ्योरी समझा रहा हूं। रीजन बीइंग, फ्रेशली आपने डिमांड को कंप्लीट किया है तो डिमांड के जस्ट अपोजिट हमारे पास सप्लाई आ जाती है, तो दोनों को बैक टू बैक पढ़ेंगे तो जल्दी से आप टॉपिक कवर कर पाओगे, ज्यादा रिलेशंस जो हैं वो समझ पाओगे, तो वो आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल होगा। चलो टॉपिक फिर शुरू करते हैं, सप्लाई एंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। वो तो बात की बात है, पहले बात करते हैं सप्लाई की। देखो एक बात समझ लेना, डिमांड आपने पढ़ी लिया है तो मैं उसका पूरा पूरा लेवरेज उठा के चलूंगा कि भाई साइमल्टेनियसली दोनों चीजों को दिमाग में चलाते रहना। तो अगर मैं सप्लाई की आपसे बात करता हूं स्टूडेंट्स, तो याद करो डिमांड का मतलब क्या था कि एक ऐसी कमोडिटी की क्वांटिटी जो कंज्यूमर लेना चाहता है, लेने के एबल है, पर्टिकुलर प्राइस पे एक टाइम पीरियड में ले ले। तो सेम वही चीज स्टूडेंट सप्लाई में अप्लाई हो जाती है कि क्या कि कोई भी कमोडिटी जो एक प्रोड्यूसर क्या करना चाहता है, विलिंग है बेचने के लिए, और बेचने की उसकी क्षमता भी होनी चाहिए। मतलब ये नहीं कि खाली मैं कह रहा हूं कि मैं एक दिन में 500 लेक्चर बनाऊंगा, मैं बोल तो रहा हूं कि 500 लेक्चर बनाऊंगा लेकिन 500 लेक्चर बनाने की एबिलिटी ही नहीं है। तो सप्लायर जिस चीज को एम्फेसाइज कर रहा है कि मैं बेचना चाहता हूं, तो चाहता है प्लस एबल है, तो विलिंग होना चाहिए प्लस एबल होना चाहिए, दोनों चीजें उसके अंदर काम करनी चाहिए। अब विलिंगनेस, अगेन वही बात आ जाएगी, एबिलिटी वही बात आ जाएगी। याद करो मैंने क्या बताया था, विलिंगनेस हमेशा डिपेंड करती है किसके ऊपर, टाइम के ऊपर। तो एट अ पर्टिकुलर टाइम एट गिवन प्राइसेस। तो अगर इन सारी चीजों को हम मिला लेंगे तो ये पूरा क्या बनेगा, सप्लाई। तो सप्लाई क्या हो गया, रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ प्रोड्यूसर is willing and able to sell at given prices at a particular time period। तो उसे स्टूडेंट्स क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा सप्लाई। यहां तक की बात क्लियर है। चलो अब ये तो मैंने रफली समझा दिया, अब एक बार इसके डेफिनेशन के ऊपर मूव कर लेते हैं। सी, सप्लाई रेफर्स टू द डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी दैट द प्रोड्यूसर या फर्म वुड बी विलिंग टू सेल एट डिफरेंट प्राइसेस। अगर प्राइस 2 रुपए है तो कितना बेचना चाहता है, प्राइस 4 रुपए तो कितना बेचना चाहता है, प्राइस 8 रुपए तो कितना बेचेगा, प्राइस 15 रुपए तो कितना बेचेगा। तो डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज जो वो अलग अलग प्राइसेस पे बेचना चाहता है उसे हम क्या कहते हैं, सप्लाई। अब यहां पे कह रहा है कि सप्लाई और क्वांटिटी सप्लाइड में डिफरेंस है। जैसे डिमांड और क्वांटिटी डिमांड में डिफरेंस था, वैसे ही सप्लाई और क्वांटिटी सप्लाई में भी डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्या होता है स्टूडेंट, सप्लाई रेफर्स टू द डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी दैट द प्रोड्यूसर वुड बी विलिंग टू सेल एट डिफरेंट प्राइसेस। जो भी आपने पढ़ा, तो मेन इंपॉर्टेंस क्या है यहां पे कि अलग अलग क्वांटिटी अलग अलग प्राइसेस पे। जबकि अगर मैं बात करता हूं क्वांटिटी सप्लाई की तो ये स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक कैसे, ऑन द अदर हैंड क्वांटिटी सप्लाइड रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी दैट अ सेलर वुड बी विलिंग टू सेल एट अ गिवन प्राइस। मतलब जब मैं पूरे शेड्यूल की बात कर रहा हूं, 2 रुपए पे, 4 रुपए पे, 6 रुपए पे, 8 रुपए पे, 10 रुपए पे, तो वो पूरा शेड्यूल क्या बन गया, सप्लाई। लेकिन जब मैं स्पेसिफिकली ये बात कर रहा हूं कि भाई 4 रुपए पे कितना बेचा जाएगा या सिर्फ 10 रुपए पे कितना बेचा जाएगा, तो एक पर्टिकुलर प्राइस और पर्टिकुलर क्वांटिटी विल बी अ क्वांटिटी सप्लाइड, जबकि पूरा जो शेड्यूल है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं सप्लाई। चलो आगे मूव करते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी। चलो इस पे आने से पहले एक छोटी सी चीज है, जैसे हमने उस दर भी डिस्कशन किया था, यहां भी कर लेते हैं। स्टूडेंट्स याद करो, जब मैंने आपको यह समझाया था कि डिमांड कितने टाइप में डिवाइडेड है, 2 टाइप में। कैसे, एक इंडिविजुअल डिमांड, एक मार्केट डिमांड। एक कंज्यूमर एक पर्टिकुलर मार्केट में एक कमोडिटी की कितनी यूनिट्स बाय करेगा, वो क्या था, इंडिविजुअल डिमांड। जैसे मैंने आपको समझाया था कि टैगोर गार्डन में इंस्टीट्यूट है हमारा। अब यहां पे मैं मार्केट में गया और मैंने ये हुडी जाके बाय करी, तो एक कंज्यूमर टैगोर गार्डन की मार्केट में इस हुडी को ले रहा है 5 यूनिट, तो इंडिविजुअल डिमांड। इसी टैगोर गार्डन की मार्केट में कोई और कंज्यूमर गया, उसने ली 3 यूनिट, इंडिविजुअल डिमांड। इसी मार्केट में कोई और गया, उसने ली 1 यूनिट, इंडिविजुअल डिमांड। लेकिन जब तीनों को प्लस किया गया, 5 + 3 + 1, तो ये आपके पास क्या बन गया, 9 यूनिट्स। ये बन गया स्टूडेंट्स आपका मार्केट डिमांड। लाइकवाइज आपके पास सप्लाई भी होता है। 2 चीजें आएंगी स्टूडेंट सप्लाई के अंदर, कौन कौन सी, एक हमारे पास आएगा इंडिविजुअल सप्लाई, और स्टूडेंट्स एक आ जाएगा
मार्केट सप्लाई। ठीक है, अब बात करते हैं इंडिविजुअल सप्लाई का मतलब क्या है। इंडिविजुअल सप्लाई सिंपली मींस एक सेलर एक मार्केट में उस कमोडिटी की कितनी यूनिट्स को बेचेगा। लेट्स सपोज कि मैंने ये हुडी बाय करी एक्स सेलर से, मैंने कितनी बाय करी, अभी मैं बात किसी कर रहा हूं, टैगोर गार्डन की, है ना। तो टैगोर गार्डन में एक्स नाम का कौन है, एक सेलर है, उसके पास में गया, मैंने बाय करी 5 यूनिट, जबकि एक सेलर है वाई नाम से, उसने कितनी बेची थी, उसने 3 यूनिट बेची थी। एक सेलर है जेड नाम से, उसने कितनी बेची, एक ने बेची 5 यूनिट, एक ने बेची 3 यूनिट और एक ने बेची 1 यूनिट। डिफरेंट लोग हैं, डिफरेंट बेचा। अगर टोटल में बात करूं स्टूडेंट्स आपसे कि टोटल सप्लाई इस हुडी की टैगोर गार्डन मार्केट में कितनी हुई, तो 5, 3, 8 और 1 9, दैट इज योर मार्केट सप्लाई। तो एक ही मार्केट में जितने भी सेलर हैं, अगर उन सबकी यूनिट्स को प्लस कर दिया जाएगा तो मार्केट सप्लाई बन जाएगा। एक ही मार्केट में जितने भी कंज्यूमर्स हैं उनके डिमांड को प्लस किया जाएगा तो क्या बन जाएगा, मार्केट डिमांड। सो इसका मतलब है मार्केट सप्लाई बनेगा कैसे। अगर मैं बात करूं मार्केट सप्लाई तो इट्स सिंपल, सप्लाई बाय ए, सप्लाई बाय बी, सप्लाई बाय सी, ऐसे करके एन टर्म पे जितने भी सप्लायर सबकी यूनिट्स को प्लस कर दिया जाएगा तो दैट विल बी अ मार्केट सप्लाई। तो आपको समझ में आ रहा है कि हम डिमांड सप्लाई को हमने जस्ट आफ्टर दैट क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों में बहुत ज्यादा एसोसिएशन है। तो अगर वो थ्योरी दिमाग में रहती है तो इसको समझना थोड़ा सा आसान हो जाता है। अब याद करो, हमने एक टॉपिक पढ़ा था कि डिमांड को डिटरमिन करने के फैक्टर्स होते हैं। अगर एक कंज्यूमर मार्केट में जाएगा कोई भी सामान खरीदने के लिए तो उसके दिमाग में कौन कौन से फैक्टर्स, कौन कौन सी चीजें उसके दिमाग में होंगी कि मेरे को अगर ये चीज बाय करनी है तो मैं बाय करूं या बाय ना करूं। मतलब कोई कमोडिटी में बाय करूं या ना करूं, ये काफी सारे किस पे डिपेंड करता है स्टूडेंट्स, फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि मुझे बाय करना है या नहीं करना है। आप मेरी बात समझ रहे हैं। चलो, वैसे ही एक सप्लायर किसी कमोडिटी को सेल करे या ना करे, ज्यादा सेल करे कम सेल करे, ये भी तो कुछ बातों पे डिपेंड करता होगा। तो उसे हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। जैसे डिमांड के केस में हमने क्या बोला था, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, यहां हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। तो सेम उसी तरीके से जैसे हमने वहां पे पढ़ा था कि इंडिविजुअल डिमांड, तो यहां पहले पढ़ेंगे हम इंडिविजुअल सप्लाई के डिटर्मिनेंट्स। चलो आगे मूव करते हैं। डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, स्टूडेंट्स याद करो इंडिविजुअल मार्केट, तो पहले हम बात कर लेते हैं कि इंडिविजुअल के फैक्टर्स कौन कौन से हैं। और मार्केट में तो ऑटोमेटिकली सारे आ ही जाते हैं और कुछ इंडिपेंडेंट भी अलग भी आते हैं। सबसे पहला फैक्टर सेम वही फैक्टर है, याद करो क्या था, प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी, प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी। अब मैं एक स्टेटमेंट सेम यूज करूंगा जो मैंने आपको डिमांड की थ्योरी में भी कहा था कि अक्खा बॉलीवुड एक तरफ और इमरान हाशमी एक तरफ, सेम वही बात है यहां पे भी कि यहां पे भी प्राइस एक तरफ और प्राइस के अलावा सप्लाई के जितने भी डिटर्मिनेंट्स है वो सारे एक तरफ। तो होगा क्या, प्राइस और कमोडिटी सप्लाई के केस में डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर, डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर। समझे स्टूडेंट्स। जैसे डिमांड के केस में था कि प्राइस और डिमांड इनवर्स रिलेशनशिप में होते हैं, सप्लाई के केस में प्राइस और सप्लाई डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं। अब याद करो जैसे हमने वो पढ़ा था, एक बेस मान लेते हैं, यहां पे आ गया प्राइस, यहां पे आ गई हमारी क्वांटिटी, यहां पे हम ले रहे हैं रिमार्क्स, है ना। मैं मान लेता हूं कि मेरा बेस प्राइस है लेस देन से 4 रुपए और इस बेस प्राइस पे 4 रुपए पे क्वांटिटी सप्लाई हो रही है 6। एक बार मैं वही करके दिखाऊंगा कि प्राइस बढ़ा दिया और एक बार प्राइस कम कर दिया। लेट्स जस्ट सपोज कि एक बार हम प्राइस को इंक्रीज करते हैं, प्राइस इंक्रीज होके हमारा हो गया, चेंज नहीं हुआ कलर, चलो प्राइस हमारा इंक्रीज होके हो गया 6 रुपए, क्योंकि प्राइस बढ़ गया है। आपको कलर दिख रहा है ना, दिख रहा है। प्राइस हो गया 6 रुपए, क्योंकि प्राइस बढ़ा है तो सप्लाई बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ के हो गई 8 रुपए। ठीक है, फिर दूसरा केस देख लेते हैं, मान लेते हैं कि प्राइस कम हो गया,
प्राइस हमारा 4 रुपए बेस था, 4 से कम होके हो गया 2 रुपए। क्योंकि प्राइस कम हो गया तो क्वांटिटी भी क्या हो गई, कम। बात क्लियर है स्टूडेंट्स? तो प्राइस बढ़ा तो क्वांटिटी बढ़ी, प्राइस कम हुआ तो क्वांटिटी क्या हो गई, कम, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशनशिप में है। अब ये वाले केस को क्या बोलेंगे, यहां पे जब प्राइस था प्राइस था 4, क्वांटिटी थी 6, प्राइस कम हुआ, क्वांटिटी कम हुई, तो क्वांटिटी कम हुई है, कम मींस कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई, क्योंकि कम हो गया। जबकि प्राइस बढ़ने पे सप्लाई बढ़ गया, तो ये क्या हुआ, एक्सपेंशन इन सप्लाई। ठीक है, तो प्राइस बढ़ने पे सप्लाई बढ़ा इसलिए एक्सपेंशन, प्राइस कम होने पे सप्लाई कम हुआ इसलिए कॉन्ट्रैक्शन। अगर इसी चीज को ग्राफिकली देखा जाएगा स्टूडेंट्स, तो ये एक्स एक्सेस आ गया, ये ओरिजिन आ गया, ये वाई एक्सेस, इस एक्सेस पे प्राइस आएगा, इस एक्सेस पे क्वांटिटी सप्लाइड आ जाएगा। बेस प्राइस हमारा 4 था और 4 पे हम कितना सप्लाई कर रहे थे, 6 यूनिट हम सप्लाई कर रहे थे, है ना। अब हमने क्या बोला कि प्राइस अगर कम हो गया, प्राइस 4 रुपए से कम होके कितना हो गया, 2 रुपए, तो क्वांटिटी भी हमारी 6 रुपए से कम होके कितनी, 6 यूनिट से कम होके कितनी हो गई, 4 यूनिट, राइट। और एक केस हमने पढ़ा कि प्राइस बढ़ गया, प्राइस 4 रुपए से बढ़ के हो गया 6 रुपए और हमारी क्वांटिटी 6 यूनिट से बढ़ के कितनी हो गई, 8 यूनिट, है ना। अब ये तीनों पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन करोगे तो आपको एक अपवर्ड स्लोपिंग ग्राफ मिला, एंड दैट इज योर सप्लाई कर्व। जब आप प्राइस के रिस्पेक्ट में पढ़ोगे, सेम डिमांड वाली चीज याद रखो कि डिमांड जब प्राइस के रिस्पेक्ट में पढ़ा गया था तो डाउनवर्ड होता था, जब सप्लाई प्राइस के रिस्पेक्ट में पढ़ा जाएगा तो क्या रहेगा, वो अपवर्ड रहेगा। अब एक मूवमेंट हमारे पास यहां से यहां का आया है, राइट, और एक मूवमेंट हमारे पास यहां से यहां का आया है, तो यहां पे 4 से बढ़ के 6 पे गया ना, 6 और 8, तो ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, ये हो गया एक्सपेंशन। और ये एक्सपेंशन शो कैसे किया है ग्राफ पे, अपवर्ड मूवमेंट से, राइट। जबकि दूसरा केस अगर हम इस वाले केस को देखें तो यहां पे क्या हुआ है, डाउनवर्ड मूवमेंट आई है कि प्राइस के कम होने से सप्लाई कम हो गई, तो ये वाला जो केस है वो क्या बना, कॉन्ट्रैक्शन। और इसे हमने कैसे शो किया है स्टूडेंट्स, डाउनवर्ड। और अगर ये पूरा केस स्टडी करा जाए, मतलब जब मैं प्राइस को सप्लाई के रिस्पेक्ट में पढ़ रहा हूं बाकी सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट करके, तो याद करो डिमांड वाले केस में भी उसे क्या कहा था, मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व। तो रिलेशन आपको समझ में आया, सेम बात थी, पूरी की पूरी बात बिल्कुल डिमांड जैसी थी, सिर्फ एक रिलेशनशिप का फर्क था कि डिमांड वाले केस में जब हम इस चीज को स्टडी कर रहे थे तो इसे हमने क्या बोला था, इसे हमने इनवर्स रिलेशन के तौर पे पढ़ा था। बट सप्लाई वाले केस में सेम चीज को जब हम स्टडी कर रहे हैं तो हमने इसे क्या बोला है, इसे हमने डायरेक्ट रिलेशनशिप में पढ़ा है। पूरा का पूरा केस स्टडी सेम है। मैं बार बार बोल रहा हूं स्टूडेंट, प्राइस के रिस्पेक्ट में डिमांड सप्लाई अलग रिलेशन में आते हैं, और उसके अलावा बाकी जितने भी फैक्टर्स होते हैं उस केस में हमारा डिमांड या सप्लाई कर्व क्या करता है, शिफ्ट करता है। प्राइस के केस में एक्सपैंड कॉन्ट्रैक्ट करता है विच इज नोन एज मूवमेंट अलोंग द कर्व, जबकि प्राइस के अलावा जो फैक्टर्स होते हैं उस केस में वो क्या करता है, शिफ्ट करेगा इंक्रीज और डिक्रीज में। होपफुली आपको पहला डिटरमिनेंट क्लियर हो गया होगा। चलो एक बार इसका ये भी देख लेते हैं। यहां पे हमारे पास लिखा हुआ है change in its own price of the commodity, other factors like technology and price of factors of production remaining constant। वो कह रहे हैं कि जितने भी अदर फैक्टर्स है पहले आप उन सबको कांस्टेंट करो। उन सबको कांस्टेंट करने के बाद वो क्या कह रहा है कि द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी लीड्स टू इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाई। प्राइस बढ़ने पे आपकी क्वांटिटी सप्लाई क्या होती है, इंक्रीज करती है। यहाँ पे कुछ रीजन दे रखे हैं जो कि हालांकि जब हम लॉ ऑफ सप्लाई को पढ़ेंगे तब हम स्टडी कर सकते हैं। जनरली प्राइस के बढ़ने पे सप्लाई स्टूडेंट इसलिए बढ़ती है क्योंकि प्रोड्यूसर का अगर माना जाए कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कांस्टेंट है, तो जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है ना, प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रिमेनिंग कांस्टेंट। तो अगर मैं ये मान लूं कि मेरे को बनाने में अभी भी उतना ही पैसा लग रहा है लेकिन मार्केट में उस चीज का प्राइस ज्यादा है तो मेरा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा, और अगर मुझे ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा
तो जाहिर सी बात है मैं उस चीज को ज्यादा बेचना चाहूंगा। तो पहले आपके पास ये आ गया चेंज इन ओन प्राइस ऑफ द गुड, पहली चीज, ठीक है, पहला डिटरमिनेंट हमारे पास आ गया। ये ग्राफ हमने ऑलरेडी बना लिया था, तो सेम ग्राफ है, आप देख सकते हो। चलो आगे उसका उल्टा दे रखा है कॉन्ट्रैक्शन के बारे में। नेक्स्ट आपको देखा स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। चलो स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी पे आते हैं। पहला डिटरमिनेंट क्लियर है। सेकेंड डिटरमिनेंट स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। अब प्रोड्यूसर किसी भी चीज को ज्यादा बेच पाएगा या कम बेच पाएगा, ये इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि आपकी टेक्नोलॉजी जो है वो कैसी है। आप कुछ सोच के देखो, हम लोग जब भी किसी भी प्रोडक्ट की आज की डेट में बात करते हैं, कोई भी चीज, चाहे वो मतलब कपड़ों की बात हो, चाहे वो किसी तरह के इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की बात हो, चाहे वो बेसिक छोटी मोटी मशीन्स की बात हो, जब भी इन सब चीजों की बात होती है तो हमें समझ में आता है कि वर्ल्ड का लीडिंग सप्लायर कौन है इन सब केसेस में, चाइना। अब ऐसा क्या है चाइना के पास कि चाइना बहुत ज्यादा क्वांटिटी में आराम से टेक्नोलॉजी सप्लाई, मतलब कोई भी चीज को सप्लाई कर पा रहा है। द बिगेस्ट फैक्टर स्टूडेंट हियर इज टेक्नोलॉजी। तो जितनी एडवांस टेक्नोलॉजी आपके पास होगी, दो चीजें आएंगी स्टूडेंट्स यहां पे। अगर आपके पास स्टूडेंट एडवांस टेक्नोलॉजी है तो ऑटोमेटिकली सप्लाई जो होगी वो आपकी क्या रहेगी, इंक्रीज, मतलब आप ज्यादा सप्लाई कर पाएंगे अगर आपके पास अच्छी टेक्नोलॉजी है, बेटर टेक्नोलॉजी है, एडवांस टेक्नोलॉजी है। वाइल ऑन द अदर पार्ट, अगर आपके पास एक आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है तो आपकी सप्लाई स्टूडेंट्स हमेशा क्या रहेगी, लेस रहेगी। आप नहीं उतनी यूनिट्स को बेच पाओगे। क्यों नहीं बेच पाओगे, बना ही नहीं पाओगे ना। मैं ज्यादा बना पाऊंगा टेक्नोलॉजी पर, लेट्स सपोज मैं बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी यूज कर रहा हूं, तो जो पर यूनिट ऑफ टाइम मेरी प्रोडक्शन होगी वो बहुत ज्यादा होगी। क्योंकि मैं ज्यादा प्रोड्यूस कर पा रहा हूं तो मैं ज्यादा बेच पाऊंगा। मतलब सप्लाई के तो मैं एटलीस्ट अवेलेबल रख पाऊंगा, खरीदे ना खरीदे लोग वो एक अलग बात है, मैं तो ज्यादा बेच पाऊंगा। बट वही आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है, वही प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी से हम अपना काम कर रहे हैं, तो उस केस में हमारी पर यूनिट ऑफ टाइम में प्रोडक्शन ही कम रहेगी। प्रोडक्शन कम रहेगी तो हम बेच भी कम पाएंगे। जैसे कि इसको एक और एग्जांपल समझते हैं। आज से 10 साल पहले और 10-12 साल पहले की अगर मैं आपसे बात करूं, थोड़ा बहुत आप लोगों को कम ही पता होगा इस बारे में, क्योंकि आप सारे अभी इतने बड़े नहीं होंगे जो वीडियोस देख रहे हैं। तो उस टाइम में ना इंडिया में इंटरनेट बहुत स्लो था, केबी की स्पीड पे इंटरनेट आता था। तो अब आप एक फाइल डाउनलोड कर रहे हो, आपके पास केबी की स्पीड पे आ रहा है, मतलब 1 GB 2 GB की फाइल्स को डाउनलोड करने के लोगों को क्या करना पड़ता था, एक दिन तक लगा के छोड़ना पड़ता था कि चलो आज लगा के छोड़ेंगे, कल अगले दिन तक वो डाउनलोड हो जाएगा, या 5 घंटे 6 घंटे 8 घंटे यूट्यूब पे वीडियोस देखते थे, वो बफरिंग करता रहता था। आउटडेटेड टेक्नोलॉजी थी। अब उस टेक्नोलॉजी के साथ अगर आप ये क्लासेस लेते तो आप सोचो कितना मुश्किल हो जाता आपके लिए इन क्लासेस को कंप्लीट करना। आज आपके पास क्या है, कोई बफरिंग तो है नहीं, कुछ ऐसा है नहीं, आप स्किप करते 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 अपने मेन कंटेंट को इजीली कर लोगे। तो पूरी पॉसिबिलिटी कि ये जो मैं इतने सारे लेक्चर बना रहा हूं, मैंने इतने दिन लगा के बनाए हैं, लेकिन आप एक ही दिन में बैठे और उन सारे लेक्चर्स को देख सकते हो। टेक्नोलॉजी एडवांस है। जितनी टेक्नोलॉजी एडवांस होगी सप्लाई उतनी ज्यादा होगी, जितनी आउटडेटेड होगी सप्लाई उतनी कम होगी। चलो थर्ड फैक्टर समझते हैं, प्राइस ऑफ इनपुट्स। आपको प्रोडक्शन करने के लिए इनपुट्स चाहिए, या फिर आप इसे बोल सकते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो मुझे अगर कोई चीज बनानी है तो उसके लिए रॉ मटेरियल लाना पड़ेगा। अगर वही रॉ मटेरियल बहुत महंगा मिलेगा, अगर मेरे पास जो इनपुट्स का प्राइस है वो बहुत ज्यादा होगा, तो ऑटोमेटिकली जो सप्लाई मैं कर पाऊंगा वो क्या कर पाऊंगा स्टूडेंट्स, लेस। समझ रहे हो आप? अगर मेरे पास इनपुट्स बहुत ज्यादा महंगे मिलेंगे तो सप्लाई हो पाएगी लेस, वाइल ऑन द अदर पार्ट के मेरे पास अगर प्राइस कम रहेगा तो मैं सप्लाई क्या कर पाऊंगा, ज्यादा कर पाऊंगा। क्योंकि प्रोडक्शन करूंगा तो बेचूंगा, और प्रोडक्शन करने के पे रॉ मटेरियल लेना पड़ेगा। अब इसमें एक पॉइंट है जो बुक्स में कहीं मेंशन नहीं है, बट आप अपने दिमाग में इस चीज को रख भी ले, प्राइस ऑफ इनपुट्स के साथ साथ अवेलेबिलिटी ऑफ इनपुट भी मैटर करता है। कई बारी आपको रॉ मटेरियल अवेलेबल ही नहीं हो पाते ड्यू टू एनी ऑफ द रीजंस। तो अगर ऐसे केस में रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी मुश्किल से हो पा रही है तो सप्लाई आपकी थोड़ी सी टाइट रहेगी, क्योंकि धीरे धीरे रॉ मटेरियल आता है तो आप धीरे धीरे बेच पाते हो। बट वहीं अगर आपको रॉ मटेरियल बहुत ज्यादा मिल जाएगा
तो उस केस में आप सप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि सब बेस्ट एग्जांपल ट्रेंडिंग में है सेमीकंडक्टर का मार्केट, क्योंकि सेमीकंडक्टर इज समथिंग जो कि पूरी दुनिया को इस टाइम पे चाहिए। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम आ रहे हैं 90% सेमीकंडक्टर के बेसिस पे है, बट सेमीकंडक्टर को बनाने वाली जो कंट्रीज हैं वो बहुत लिमिटेड है, सप्लायर अगर देखा जाए तो बहुत लिमिटेड है, जबकि डिमांड पूरे वर्ल्ड की हो रही है। तो रॉ मटेरियल ही नहीं है, तो जब तक मेरे को वो मिलेगा नहीं तब तक मैं आगे पूरी मशीन असेंबल नहीं कर पाऊंगा। तो इसलिए प्राइस के साथ साथ रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी भी डिपेंड करती है कि सप्लाई ज्यादा रहेगी या फिर कम। चलो, तो ये आपके पास हो गया एक और पॉइंट प्राइस। इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास पॉइंट आता है विच इज कॉल्ड गवर्नमेंट पॉलिसीज। अब गवर्नमेंट पॉलिसीज सिंपली मींस कि आपकी गवर्नमेंट टैक्स कितना चार्ज कर रही है आपसे। तो अगर आपकी गवर्नमेंट टैक्स बहुत ज्यादा लेगी, यहां पे हम कौन से टैक्स की बात कर रहे हैं समझ लो स्टूडेंट, क्योंकि आप सीयूटी एग्जाम में बैठे हो तो आपका माइंड थोड़ा सा ब्रॉड होना चाहिए। ऑलरेडी मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आप में से काफी सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में गवर्नमेंट बजट पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो 1 मिनट के लिए इस चीज को जरूर ध्यान दे दो। टैक्स, अभी मैं टैक्स पूरा डेप्थ में एक्सप्लेन करने जाऊंगा, बट फिलहाल आप ये समझो कि टैक्स स्टूडेंट 2 तरीके में डिवाइडेड होते हैं। एक होते हैं डायरेक्ट टैक्स और एक होते हैं आपके पास इनडायरेक्ट टैक्स, है ना। तो डायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं, जो अगर इकोनॉमिक्स की भाषा में समझो, डायरेक्ट टैक्स वो होते हैं जो मैं जितना कमा रहा हूं, चाहे एज अ कंपनी कमा रहा हूं या चाहे मैं एज अ इंडिविजुअल कमा रहा हूं। कॉमर्स के स्टूडेंट होंगे आप में से बहुत से, नहीं भी हैं तो एक बात समझे, कंपनी अलग और कंपनी का ओनर अलग। तो डायरेक्ट टैक्स क्या कहता है कि चाहे तू कंपनी है चाहे कंपनी का ओनर है, जो भी तूने इनकम कमाई या कंपनी के केस में प्रॉफिट कमाया उसमें से डिडक्ट होगा, तो वो क्या है, डायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स क्या होता है स्टूडेंट, जो आपकी डायरेक्टली इनकम में से क्या किया जाता है, चार्ज। तो अगर मैंने 10,000 रुपए कमाए, सरकार कहेगी ला भाई 500 रुपए दे दे, तेरा टैक्स हो गया। मैंने 12,000 रुपए का प्रॉफिट कमाई, सरकार कहेगी ला भाई 12% या 10% 1200 रुपए दे दे। जबकि इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है स्टूडेंट, जो हमेशा गुड्स और सर्विसेज के प्राइसेस पे चार्ज हो रहा है। मतलब मैं सामान लेने गया 10 रुपए का, सरकार ने बोला भाई 10 रुपए का सामान लो, लेकिन इससे 10 रुपए के सामान पे 1 रुपए जो है टैक्स चार्ज करना। या फिर आपने कहा भाई सर की क्लासेस को सब्सक्राइब कर लेते हैं, जैसे आपने क्लासेस सब्सक्राइब किया, सरकार ने मुझसे बोला कि भाई तू तो सर्विस दे रहा है तो तेरी फीस प्लस में बच्चों से अपना जो टैक्स है वो चार्ज करे, विच इज कॉल्ड जीएसटी प्रेजेंट टाइम में। तो ये है, तो इनडायरेक्ट टैक्स हमेशा गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस पे चार्ज होता है, और डायरेक्ट टैक्स जो आपको इनकम रिसीव होती है जिस फॉर्म्स में उस पे चार्ज होता है। तो गवर्नमेंट पॉलिसी फिलहाल हम प्रोड्यूसर पार्ट पे पढ़ रहे हैं, है ना। तो प्रोड्यूसर पार्ट पे अगर हम पढ़ रहे तो हम इनकम टैक्स की बात नहीं करते। यहाँ पे मेजर हमारे पास कौन से टैक्स की बात होती है, जीएसटी की। सरकार जितना ज्यादा जीएसटी लेगी, चीजों के प्राइसेस उतने महंगे हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली सप्लाई थोड़ी सी टाइट होकर चलेगी। एंड दैट इज द रीजन, अगर आप लोग कहीं ना कहीं देखोगे तो आप हर साल न्यूज में सुन रहे हो कि बहुत सारे जो मिलियनर्स हैं वो इंडिया छोड़ छोड़ के अदर कंट्रीज में, जिसमें कि फेवरेबल कंट्री जो है वो दुबई यूएई में शिफ्ट हो रहे हैं। इसके पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि टैक्सेशन कंपैरेटिवली वहां पे कम है। तो क्योंकि टैक्स लोगों का बच रहा है तो बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी, बिजनेस का मार्जिन ऑटोमेटिकली बढ़ गया, क्योंकि जो अमाउंट देना पड़ रहा है वो तो बच रहा है ना। तो गवर्नमेंट अगर अपने टैक्सेस को ज्यादा करेगी तो ऐसे में सप्लाई स्ट्रिंजेंट हो जाएगी। अगर वही गवर्नमेंट अपने सप्लाई को मतलब टैक्सेस को कम रखे तो सप्लाई क्या रहेगी, ज्यादा। तो ये एक और पॉइंट है जिससे कि हमारी सप्लाई के ऊपर फर्क पड़ता है, सप्लाई राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड शिफ्ट होती है। चलो, तो ये पॉइंट्स हमने पढ़ लिए, मूव करते हैं। स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी हमने पढ़ लिया, टेक्नोलॉजी के प्रोग्रेस मतलब इंप्रूवमेंट टेक्नोलॉजी पे होगा, तो जिससे कि प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ने की वजह से पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जाएगा, पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा तो प्रॉफिट मार्जिन आपका क्या करेगा स्टूडेंट, बढ़ेगा, तो प्रोड्यूसर को और ज्यादा बेचने में मजा आएगा, जो अभी हमने बात की थी, राइट। 1 मिनट यार। जबकि ऑन द कॉन्ट्रारी वो कह रहा है कि अगर टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट होती जाएगी तो पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो बढ़ता जाएगा, जिससे एवरेज कॉस्ट राइज करेगी। प्रोड्यूसर अगर प्राइस चेंज नहीं करेगा तो उससे प्रॉफिट मार्जिन कम होगा, तो उसको बेचने में उतना ही कम मजा आएगा। ग्राफ को हम एक ही बार पढ़ेंगे, ग्राफ सारे एक ही बार पढ़ेंगे शिफ्ट के केस में। चलो, चेंज इन प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अभी हमने पढ़ लिया कि अगर इनपुट का प्राइस अगर फॉल करेगा तो प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा तो इंसेंटिव टू सेल
मेरा बढ़ेगा तो मैं ज्यादा बेचना चाहूंगा। ऑन दी अदर हैंड इनपुट का प्राइस अगर बढ़ गया तो प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा, जिससे कि कम सेल करना चाहूंगा। गवर्नमेंट टैक्सेशन पॉलिसी, जो हम बात करते हैं जीएसटी की, गवर्नमेंट अगर जीएसटी बढ़ाएगी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या करेगा, इंक्रीज। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज करेगा तो प्रॉफिट मार्जिन क्या करेगा, कम। प्रॉफिट मार्जिन कम होगा तो वो प्रोड्यूसर को फोर्स करेगा कि भाई तू क्वांटिटी को कम से कम बेच पाएगा, राइट। चलो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमें एक और दे रखा है, चेंज इन प्राइसेस ऑफ अदर गुड्स इन प्रोडक्शन, है ना। अब इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, इसका मतलब है कि वही आप याद करो, हमने दो चीजें पढ़ी थी, रिलेटेड गुड का प्राइस। मान लेता हूं कि एक प्रोड्यूसर है जो कि स्वेटर और हुडीज और स्वेटर बनाता है। एक तरीके से तो दोनों गुड्स एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट गुड हो गए, दोनों काम तो एक ही कर रहे हैं। अब अगर प्रोड्यूसर को यह दिखाई देगा कि ड्यू टू एनी ऑफ द रीजन स्वेटर बनाने में मार्जिन ज्यादा मिल रहा है, क्योंकि वूल जो है पीछे से सस्ता हो गया, तो उसकी वजह से, और जो स्वेटर का जो लेबर है वो भी थोड़ा कम चार्जेस ले रहा है, तो ऐसे में प्रोड्यूसर को स्वेटर में मार्जिन ज्यादा है, तो उसको ज्यादा मार्जिन स्वेटर में, तो सप्लाई स्वेटर की ज्यादा करेगा। सो दैट इज व्हाट चेंज इन प्राइसेस ऑफ अदर गुड्स इन द प्रोडक्शन। तो अदर गुड्स अगर मुझे प्रॉफिटेबल होंगे तो मैं उनको, देखो प्रोड्यूसर को एक ही चीज चाहिए, प्रॉफिट। उसको इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा कि मैं जब अपनी शॉप पे बैठा हूं तो हुड बेच के प्रॉफिट आ रहा है, स्वेटर बेच के प्रॉफिट आ रहा है, मफलर बेच के प्रॉफिट आ रहा है, जीन्स। उसको सिर्फ इस बात से मतलब है कि मेरे को दुकान पे जब मैं बैठा हूं, अपने धंधे पे, अपने प्रोडक्शन पे बैठा हूं, मुझे प्रॉफिट किस पे ज्यादा आ रहा है, जिसमें ज्यादा प्रॉफिट आएगा मैं तो वही बेचूंगा। तो बहुत सिंपल सी बात है कि जो मैं बना रहा हूं उसका अदर गुड में अगर प्रॉफिट ज्यादा आएगा तो मैं उसको बेचना शुरू कर दूंगा। चलो फिर स्टूडेंट्स हमें दे रखे हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट सप्लाई। तो मार्केट सप्लाई के फैक्टर्स सारे तो वो हो ही गए, इंडिविजुअल वाले सारे के सारे आएंगे, बट मार्केट के अलग कौन से हैं वो पढ़ लेते हैं। नंबर ऑफ फर्म्स इन द मार्केट, मार्केट सप्लाई को अफेक्ट करती है कि उस मार्केट में कितनी फर्म्स हैं। एग्जांपल लेके चलता हूं मैं, आप में से जो लोग रजौरी गार्डन दिल्ली से अवेयर होंगे तो उन्हें पता होगा रजौरी गार्डन एक बड़ी मार्केट है, बहुत सारी शॉप्स है यहाँ पे, फैशन से रिलेटेड कपड़े, परफ्यूम्स, शूज, खाने पीने की बहुत सारी दुकानें हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, सप्लाई ज्यादा होगी क्योंकि मार्केट्स में फर्म जो है वो ज्यादा है। वाइल ऑन द अदर पार्ट, अगर मान लो मैं आपसे कहता हूं कि कोई और मार्केट है जो कि जैसे नजफगढ़ दिल्ली का एक एरिया है, अभी वो उतना ज्यादा मॉडर्न नहीं हुआ, उतना ज्यादा वहां पे मार्केट स्ट्रक्चर नहीं फैला, तो अगर उस एरिया के अंदर अगर बात की जाएगी स्टूडेंट, तो वहां पे क्या रहेगा, वहां पे ऑटोमेटिकली सप्लाई क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि सेलर कम है। जबकि रजौरी गार्डन को मैं अगर सीपी कनॉट प्लेस दिल्ली से कंपेयर करूं तो सप्लाई कनॉट प्लेस की और भी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि कनॉट प्लेस के अंदर और ज्यादा सेलर है। तो मार्केट में कितने सेलर है उससे डिपेंड करता है कि मार्केट सप्लाई ज्यादा होगी या फिर कम। चलो नेक्स्ट पॉइंट हमें दे रखा होगा, नहीं दिया हुआ, मैं समझा देता हूं। नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट हमारे पास है मार्केट सप्लाई के अंदर ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन का लेवल। अगर आपकी कंट्री के अंदर कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग है, नेटवर्क स्ट्रांग है, देखो धंधा पूरा का पूरा कम्युनिकेशन पे चलता है, तो अगर कम्युनिकेशन नेटवर्क आपके स्ट्रांग है तो उस केस में सप्लाई ज्यादा हो पाएगी, क्योंकि बातचीत ज्यादा हो पाएगी, है ना। और साथ ही में ट्रांसपोर्टेशन, तो इंडिया में ट्रांसपोर्टेशन अभी इतना अच्छा नहीं है, ठीक है, सरकार बहुत सारे एक्सप्रेसवेज, हाईवेज और स्टेट हाईवेज वगैरह बना रही है, लेकिन डिस्पाइट दैट अगर आप इंटरनली घूम रहे हो तो इंटरनली ट्रैफिक का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटीज में। तो अगर मैं सामान मंगाने की कोशिश भी करता हूं, जैसे कि मैं दिल्ली में हूं, दिल्ली में ही एक प्लेस से दूसरे प्लेस से सामान मंगाने की कोशिश करता हूं, छोटे डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए भी 1-1.5 घंटा चला जाता है। रीजन क्या है, ट्रैफिक कंजेशन जो है वो एक बहुत बिगेस्ट प्रॉब्लम है। तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपकी कंट्री कितनी एडवांस है तो उस पर भी मैटर करेगा। अब जैसे हम लोग पढ़ते आए हैं बचपन से कि जापान हो गया या फिर चाइना हो गया, ये लोग बुलेट ट्रेन चला रहे हैं जिनकी स्पीड 600 किलोमीटर पर आवर है, 700 किलोमीटर पर आवर पे इनके बुलेट ट्रेन चल रही है। तो आप सोच के देखो ना, अगर 600-700 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे काम चल रहा है, तो मैं मतलब दिल्ली में हूं, तो दिल्ली से लेज़र से नैनीताल जिसको ट्रेवल करने में फिलहाल में टाइम लग जाता है करीबन 7 से 8 घंटा, वो 1 घंटे में ट्रैवल हो जा रहा है। तो अगर मतलब मैं दिल्ली में किसी भी कॉर्नर से भी सामान मंगा रहा हूं, पूरे इंडिया के किसी भी कॉर्नर से, तो इस स्पीड पे अगर सामान मंगाया जाएगा तो मैक्सिमम 3 से 4 घंटे में पूरे इंडिया में से कहीं से भी सामान मंगा लोगे, तो जो सप्लाई कितनी फास्ट होगी। तो मैटर करता है कि कम्युनिकेशन का लेवल क्या चल रहा है, और मैटर ये करता है कि टेक्नोलॉजी आपकी कंट्री में कैसी है, उससे भी आपकी सप्लाई डिटरमिन की जाती है। तो स्टूडेंट ये सारे क्या हो गए, फैक्टर्स,
कौन से फैक्टर्स? जो एक कंट्री के अंदर, जो एक मार्केट में, जो एक इंडिविजुअल की सप्लाई को इफेक्ट करते हैं। अगर आप कल को प्रोड्यूसर बनना चाहते हो तो ये सारे फैक्टर्स होंगे जिन पे डिपेंड करेगा कि आप अपनी सप्लाई किसी भी चीज की ज्यादा कर पा रहे हो या फिर कम कर पा रहे हो। ठीक है स्टूडेंट्स, होपफुली आज के लेक्चर में सारे डिटरमिनेंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। अगर ऐसा है तो आई एम रिक्वेस्टिंग यू कि इस चैनल को सब्सक्राइब करो और आपके साथ जितने भी और फ्रेंड्स हैं उनको शेयर जरूर करो। आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे CUET से रिलेटेड और अदर एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी। कोर्सेज ऑलरेडी लाइव हो चुके हैं, आप कभी भी इनको ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स।